नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 17 दिसंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। शिवनुआला में पड़ोसी का मर्डर करने वाला गिरफ्तार। पुलिस थाना जवाली के अधीन बनोली के भरमाड़ा मर्डर केस के मुख्य आरोपी करनैल सिंह उर्फ शुनका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को जवाली कोर्ट में पेश किया जाएगा। भरमाड़ा में शिवनुआला में करनैल सिंह ने अपने पड़ोसी रशपाल सिंह को सोमवार को सुबह 4 बजे के करीब तेजधार हथियार से हमला कर घायल कर दिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि मर्डर केस के आरोपी करनैल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तथा आरोपी से पूछताछ के दौरान ही खुलासा होगा कि आखिरकार मर्डर करने के पीछे क्या वजह थी। आरोपी को अब जवाली कोर्ट में पेश किया जाएगा। समाचार नंबर 2। क्रॉसिंग पॉइंट पर ग्रिल में फंस गई प्रिंसिपल का टांग। शिमला के राम बाजार में सेंट थॉमस विद्यालय के समीप सेना प्रशिक्षण कमान के समाने मंगलवार को सेंट थॉमस स्कूल की प्रधानाचार्य विदुप्रिया चक्रवर्ती का रोड क्रॉसिंग के दौरान ग्रिल के बीच पूरी टांग फंस गई, जिसकी वजह से उन्हें करीब 1 घंटे तक सड़क पर मजबूरी में दर्द से परेशान होना पड़ा। स्थानीय लोगों की मदद से करीब 1 घंटे की जदोजहद के बाद ग्रिल काटकर उनकी टांग को सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों व सेंट थॉमस स्कूल के प्रबंधन ने नगर निगम शिमला की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए हैं। इससे पूर्व भी इस स्थान पर कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। इस जगह के समीप अन्य और विद्यालय भी आते हैं और यह रास्ता आमजन का रास्ता भी है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि स्कूल के विद्यार्थी, विद्यालय के कर्मचारी व आम लोग कई बार इस जगह पर हादसे का शिकार हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन के कान पर आज तक जू तक न रेंगी। यहाँ तक कि विद्यालय से सेना प्रशिक्षण कमान तक सड़क के किनारे में आज तक ग्रिल नहीं लगाई गई है, जिसकी वजह से रास्ता छोटा और राहगीरों के लिए खतरे से कम नहीं रह गया है। स्थानीय जनता व विद्यालय प्रबंधन ने मांग की है कि नगर निगम शिमला की टीम मौके पर आकर इस स्थान का निरीक्षण करे। इस जगह व इसके आसपास की अन्य जगहों पर मरम्मत कर उन्हें ठीक किया जाए, ताकि लोगों को और बच्चों को किसी तरह की परेशानी न हो और इस तरह के हादसे भी टाले जा सकें। समाचार नंबर 3। कुल्लू के डोहलनाला में पकड़ी 1 किलो 686 ग्राम चरस। जिला कुल्लू के डोहलनाला में पुलिस ने चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने कहा कि पतली कुहल पुलिस थाना की टीम गश्त पर थी। इस दौरान आने जाने वाले वाहनों और लोगों की तलाशी की जा रही थी। इसी बीच एक व्यक्ति वहां से आया और पुलिस ने शक के आधार पर उसकी तलाशी ली। इस दौरान व्यक्ति के कब्जे से 1 किलो 686 ग्राम चरस बरामद की गई। आरोपी की पहचान कृष्ण निवासी कालंग जिला कुल्लू के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ पतली कुहल थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। समाचार नंबर 4। जयराम ठाकुर, गेस्ट टीचर पॉलिसी वापस ले हिमाचल सरकार, जो वादा किया उसे निभाएं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की मनमानी अब और नहीं चलेगी। जब जो मन में आए उसे पॉलिसी बनाकर प्रदेश के ऊपर नहीं थोपा जा सकता। सरकार अपनी तानाशाही से बाज आए और अपने वादे के मुताबिक गेस्ट टीचर पॉलिसी को वापस ले। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बयान से कहा कि सरकार की गेस्ट टीचर पॉलिसी न सिर्फ युवाओं बल्कि छात्रों के लिए भी घातक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादा किया था वह उसे निभाए और युवाओं को पक्की नौकरी दे। अब तक सरकार के नुमाइंदों द्वारा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर गेस्ट टीचर पॉलिसी को लेकर जिस तरीके की बातें की गई हैं, उससे यह स्पष्ट है कि यह पॉलिसी एक बार फिर से पूरे देश में हिमाचल प्रदेश की किरकिरी कराएगी। इसलिए अभी समय है युवाओं के भविष्य विरोधी, छात्रों की शिक्षा विरोधी और प्रदेश की छवि खराब करने वाली पॉलिसी को सरकार वापस ले।
जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री भले ही इस पॉलिसी का गुणगान करें, लेकिन यह पॉलिसी अब तक उठाए गए सभी जन विरोधी कदमों में सबसे बड़ा कदम है। किसी को पसंद नहीं नीति। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर यह पॉलिसी इतनी ही कारगर और जनहितकारी होती तो इस पॉलिसी के विरोध में प्रदेश के लोग सड़कों पर नहीं होते। 75 लाख की आबादी में से हिमाचल के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अलावा प्रदेश के एक भी व्यक्ति ने यदि इस पॉलिसी की प्रशंसा की हो तो सरकार बताए। यह पॉलिसी किसी भी स्थिति में स्वीकार करने योग्य नहीं है। सरकार अब प्रदेश के लोगों को बरगलाना बंद करे और जनहित में काम करना शुरू कर दे। सरकार के खिलाफ मात्र 2 साल के कार्यकाल में ही प्रदेश के लोग इस कदर सड़कों पर हैं, तो यह हालत प्रदेश के लिए भी सही नहीं है। सरकार जनता के मुद्दों को जाने और उनका निस्तारण करे। समाचार नंबर 5। आयुष एवं युवा खेल सेवाएं मंत्री यादविंद्र गोमा का विपक्ष को चैलेंज। आयुष एवं युवा खेल सेवाएं मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राज्य की जनता को दी गई 10 चुनावी गारंटियों में से 5 को सिर्फ 15 महीनों में पूरा करके दिखाया। मंत्री ने विपक्षी दल भाजपा को बड़ा चैलेंज देते हुए कहा कि बीजेपी आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय भ्रष्टाचार पर सदन में चर्चा लेकर आए, तब पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। उन्होंने कहा कि जब भी केंद्र में हिमाचल का पक्ष रखने की बारी आती है तो भाजपा सदन से वॉकआउट कर जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार बाकी गारंटियों को पूरा करने के लिए हम पूरी प्रबुद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि हिमाचल प्रदेश वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बने। सरकार नीतियों में बदलाव लाकर अतिरिक्त राजस्व कमाने में सफल रही है। आबकारी नीति में बदलाव से पिछले वित्त वर्ष में 2631 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया। हमने ठेकों की नीलामी शुरू की, जिससे राज्य को पिछले साल 485 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मंत्री गोमा ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला कैंपस के लिए 30 करोड़ की राशि जमा करवाने के लिए सरकार कागजी प्रक्रिया से गुजर रही है। मार्च तक इस प्रक्रिया को पूरा कर काम शुरू करवा दिया जाएगा। समाचार नंबर 6। सीएम सुखविंदर सुक्खू का ऐलान, ऊना में लगाएंगे आलू प्रोसेसिंग यूनिट। ऊना जिला में आलू की प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। इससे किसानों की आर्थिकी सशक्त होगी और स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। यह बात सीएम सुक्खू ने कही। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागबानी विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बागबानी गतिविधियों को सशक्त करने के लिए विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसानों और बागबानों को उत्पादों के उचित दाम सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा जिला स्तर पर आधुनिक कोल्ड स्टोर विकसित करने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। सीएम सुक्खू ने निर्देश दिए कि मंडी मध्यस्थता के तहत किसानों बागबानों को लाभान्वित करने के लिए डीबीटी को सशक्त करने पर विशेष अधिमान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार से बागबानी के कायाकल्प के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए की समर्पित परियोजना तैयार करने पर विचार कर रही है। इसकी अवधि 5 वर्ष होगी। बैठक में बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान, सचिव बागबानी सी पालरासु, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निदेशक बागबानी विनय कुमार आदि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बागबानी विकास योजना का लाभ उठा रहे ग्रामीण। प्रदेश की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान बागबानी विकास योजना के तहत पावर टिल्लर और पावर स्प्रेयर पर 12.84 करोड़ खर्च किए गए, जिससे 4244 बागबान लाभान्वित हुए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2024 से 25 में इसके तहत अब तक 9 करोड़ रुपए व्यय कर 3156 बागबानों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023 से 24 में एंटी हेल नेट स्कीम में 14.45 करोड़ व्यय कर 1767 लोगों को फायदा हुआ, जबकि अभी तक इसके तहत इस वित्त वर्ष के दौरान 10.3 करोड़ रुपए व्यय कर 1223 लोगों का लाभान्वित किया गया है। हिमाचल पुष्पक्रांति योजना पर पिछले वित्त वर्ष के दौरान 11 करोड़ रुपए खर्च कर 750 लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। समाचार नंबर 7। हिमाचल असेंबलीज विंटर सेशन तपोवन तैयार, कल आएगी सरकार। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए तपोवन सहित धर्मशाला तैयार हो गया है।
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, नेता प्रतिपक्ष सहित कई विभागों के अधिकारी व कर्मचारी धर्मशाला पहुंच गए हैं। 18 से 21 तक चलने शीत सत्र को अविलंब चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र से पहले 17 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा सहित सरकार व विपक्ष के अलावा अधिकारियों के रहने व खाने पीने से लेकर तमाम सारी व्यवस्थाएं की ली हैं। वहीं सरकार के स्वागत के लिए विभिन्न विभागों ने तोरणद्वार लगाने के साथ सरकारी इमारतों पर लाइटें लगाकर पूरे शहर को जगमग कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सोमवार को धर्मशाला के तपोवन में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। वह दोपहर बाद 4 बजे सत्र से संबंधित चल रही तैयारियों का जायजा लेने तपोवन पहुंचे। विधानसभा सचिवालय पहुंचने पर कुलदीप सिंह पठानिया का विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा धर्मशाला स्थित जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। तपोवन में शीतकालीन सत्र होने जा रहा है। यह सत्र 18 से 21 दिसंबर तक चलेगा। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि यह शीतकालीन सत्र अविलंब चले तथा जनहित से संबंधित मुद्दों पर सदन में सार्थक चर्चा हो, इसके लिए उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया तथा सदस्य सुखराम चौधरी शामिल होंगे। यह बैठक मंगलवार को 12:30 बजे विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय कक्ष में आयोजित की जाएगी। प्रशासन के इंतजाम पूरे। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज वैरवा का कहना है कि कांगड़ा जिला प्रशासन सरकार के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। उपायुक्त ने कहा कि सरकार के दिशा निर्देशों पर सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। सत्र के लिए आने वालों को ठहरने से लेकर सभी प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। पुलिस अधीक्षक कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से तपोवन सहित शहर को 8 सेक्टरों में बांटा गया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों व ड्रोन के साथ हर गतिविधि पर नजर रखेगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले एक दूसरे को घेरने के लिए राजनीतिक दल मंगलवार को धर्मशाला में प्लान बनाएंगे। सत्ता पक्ष के विधायक HPTDC के होटल धौलाधार में मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक करेंगे, तो भाजपा नेता होटल इन्फिनिटी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बैठक करेंगे। विपक्ष जहां बैठक में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने और मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाएगा, तो वहीं सत्तापक्ष भी विपक्ष को जवाब देने के लिए अपने विधायकों को जिम्मा सौंपने वाला है। 18 से 21 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले ही विपक्ष जहां मुद्दों को धार देने के लिए प्लान बना रहा है, तो वहीं सत्तापक्ष के नेता भी जवाबी हमले के लिए तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार का शीत सत्र खूब हंगामेदार हो सकता है। धौलाधार की ठंडी वादियों में सियासी तपिश खूब देखने को मिल सकती है। इसका अंदाजा पिछले दिनों से धर्मशाला में चल रही सियासी गतिविधियों से भी लगाया जा सकता है। विपक्ष जहां सरकार को घेरने के लिए प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक मोर्चा खोले हुए हैं, वहीं सरकार के नेता भी विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने को धर्मशाला पहुंच रहे हैं। समाचार नंबर 8। हिमाचल में खनन माफिया पर उद्योग विभाग ने कसा शिकंजा, 295 मामले दर्ज। प्रदेश में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ उद्योग विभाग ने एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है। निदेशक उद्योग डा यूनुस ने बताया कि प्रदेश सरकार के खनन विभाग ने अवैध खनन की समस्या पर अंकुश लगाने और इससे संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत विशेष अभियान के तहत 1 से 15 दिसंबर तक अवैध खनन रोकथाम के प्रयासों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि 15 दिनों के इस व्यापक अभियान के दौरान प्रदेश में अवैध खनन के कुल 295 मामलों को दर्ज किया गया। विभाग ने सभी मामलों में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 12,60,400 रुपए का जुर्माना लगाया। डा यूनुस ने कहा कि प्रदेश सरकार और खनन विभाग अवैध खनन रोकथाम के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह अभियान सरकार की उस नीति का हिस्सा है जो पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए प्रदेश की खनिज संपदा के संरक्षण और संवर्धन को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि नागरिकों का सक्रिय सहयोग इस मुहिम को और अधिक सफल बनाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध खनन गतिविधि की जानकारी तुरंत खनन विभाग को सूचित की जाए और एक छोटी सी जानकारी प्रदेश के पर्यावरण और खनिज संपदा की सुरक्षा में बड़ा योगदान दे सकती है। समाचार नंबर 9।
मंडी में ज्वाइनिंग देने जा रहे सिविल जज विकास ठाकुर हादसे में घायल। कीरतपुरनेर चौक 4 लेन पर ओहर में स्कॉर्पियो और एक कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में सिविल जज जूनियर डिवीजन मंडी विकास ठाकुर घायल हो गए। सिविल जज जूनियर डिवीजन विकास ठाकुर ने सोमवार को मंडी में ज्वाइन करना था, लेकिन इससे पहले ही ओहर में हादसा हो गया। हादसे में अन्य लोग भी घायल हंसे गए। हादसे के घायलों को उपचार के लिए एम्स बिलासपुर पहुंचाया गया। घायलों की मदद के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आगे आए। कीरतपुरनेर चौक 4 लेन पर 2 गाड़ियों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। सिविल जज जूनियर डिवीजन विकास ठाकुर भी इसमें घायल हुए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का काफिला धर्मशाला की ओर जा था कि घटनास्थल पर रुककर स्टाफ सहित घायलों को वहां से गुजर रही गाड़ियों के माध्यम से एम्स बिलासपुर भिजवाया। एएसपी शिव चौधरी ने बताया कि पुलिस हादसे को लेकर जांच कर रही है। घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में उपचार मुहैया करवाया गया है। समाचार नंबर 10। हिमाचल न्यूज। काजा में सूरज की रोशनी से बनने लगी बिजली। काजा में बन रहा 2 मेगावाट क्षमता सोलर पावर प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। तैयार ही नहीं, बल्कि यह उत्पादन में भी आ गया है और यहां से बिजली को स्टोर करने का काम शुरू हो चुका है। बैटरी बैकअप तैयार करके इससे काजा के लोगों के घरों में बिजली पहुंचाने का दौर शुरू हो गया है। पिछले महीने इसका उद्घाटन होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो सका। लिहाजा सरकार ने जनता को राहत देने के लिए उत्पादन शुरू कर देने के निर्देश दिए। अब काजा में इन सर्दियों में बिजली की किल्लत महसूस नहीं होगी। बिजली बोर्ड ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया है। इस पर लगभग 16 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च हुई है और यह बिजली बोर्ड व केंद्रीय एजेंसी का संयुक्त प्रोजेक्ट है। बिजली बोर्ड लिमिटेड ने प्रोजेक्ट का काम पूरा कर दिया है और यहाँ के लोगों को बिजली की आपूर्ति भी शुरू कर दी है। काजा में लोगों को बिजली की काफी ज्यादा जरूरत रहती है, मगर यहाँ पर कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं लग पा रहा है, क्योंकि कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। इस प्रोजेक्ट के उत्पादन में आ जाने से अब यहाँ 24 घंटे लोगों को सुचारू बिजली मिल सकेगी। अभी यहाँ लोगों ने घरों में ही छोटे छोटे सोलर सिस्टम लगा रखे हैं, जो विभिन्न योजनाओं में सरकार ने उन्हें दिए हैं। इसके अलावा उनके लिए हाइड्रो पावर का भी इंतजाम किया है। 16 करोड़ से 2 मेगावाट प्रोजेक्ट का निर्माण। राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड ने सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काजा के लिए विशेष रूप से 2 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट बनाया है। इस पर लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत लगी है और अब इस प्रोजेक्ट को कमीशन कर दिया है। यहाँ के लिए केंद्र सरकार ने 800 मेगावाट से ज्यादा का एक सोलर पार्क भी मंजूर कर रखा है, मगर ट्रांसमिशन नेटवर्क नहीं होने के कारण इस पर काम नहीं हो सका है। 800 मेगावाट के सोलर पार्क से मिलेगी बड़ी राहत। काजा में यदि 800 मेगावाट का सोलर पार्क निर्माण हो जाए तो एक बड़ी राहत इस पूरे इलाके को मिल जाएगी। वहीं सौर ऊर्जा की बिजली का बड़ा फायदा मिलेगा। SJVNL को यह परियोजना दी गई है, परंतु उसने सर्वे इन्वेस्टिगेशन से आगे कदम नहीं उठाया है। सर्वे के बाद यहाँ ट्रांसमिशन की दिक्कत सामने आई है, क्योंकि कोई बड़ी लाइन यहाँ पर नहीं है। भविष्य में यहाँ तक बड़ी लाइन भी पहुँच जाएगी, जिस पर ट्रांसमिशन कारपोरेशन काम कर रहा है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।